मेरी माँ रोज मुझे एक कड़वा शरबत पिलाया करती थी और कहती थी, ये शरबत पी लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैंने एक दिन शरबत पीने से मना कर दिया और अगले ही दिन मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। फिर एक दिन शरबत का राज जानकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो शरबत नहीं, वो तो एक मेरा नाम जोनी है। यह बात उस समय की है जब मेरी उम्र 17 साल थी। हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। मेरे पापा के 4 भाई थे। मेरे पापा सबसे छोटे थे। उन सब की औलादें जवान थी और सब अपने अपने घरों के हो गए थे। सबके यहाँ बेटियां थीं। मैं ही उस खानदान का इकलौता बेटा था। इस वजह से सबका लाडला था। खानदान का इकलौता बेटा होने की वजह से सब मुझसे बहुत अधिक प्यार करते थे और सब मेरे नखरे उठाते थे। मेरे सारे चाचा मुझे ऐसे प्यार करते थे जैसे मैं असल में उनका अपना बेटा हूँ। मेरे मुंह से निकली कोई भी ख्वाहिश 2 मिनट में ही पूरी कर दी जाती थी। पर उस घर में एक ही इंसान ऐसा था जिसने मेरे साथ लाड तो क्या, जिसने मुझे कभी प्यार भरी नजरों से भी नहीं देखा था, जो मेरा इतना ख्याल भी नहीं रखती थी जितना ख्याल रखना मेरे लिए उनका हक बनता था। उसने कभी मेरी हिम्मत तक नहीं बढ़ाई थी। कभी मुझे ये नहीं कहा कि मैं उसके लिए अहम हूँ। और वो थी मेरी माँ। मेरी माँ मेरे साथ सौतेले बेटे जैसा व्यवहार करती थी। मैं पढ़ाई में अच्छा था, हर बार फर्स्ट आता था, फिर भी वो मेरी तारीफ नहीं करती थी। कोई भी अच्छा काम करता तो भी वो मुझसे गुस्सा ही होती। पापा भी अक्सर उनको समझाते थे कि ऐसा क्यों करती हो तुम। सब रिश्तेदार भी कहते थे कि इस औरत को अपने बेटे की कदर ही नहीं है। एक दिन मेरी माँ ने तंग आकर सबके सामने कह दिया कि हाँ, मैं एक बेटे की माँ हूँ, तो क्या करूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम लोगों के घर सिर्फ बेटियां हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों को इतना एहसास है तो तुम कर लिया करो इसकी फिक्र, उठाओ इसके नखरे, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने आज तक अपनी माँ से कोई बदतमीजी नहीं की थी। उसके हुक्म के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया था। फिर भी उसका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों था, मेरी ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। मुझे ये भी पता चला कि एक बार मेरे पापा ने मेरी माँ से जबरदस्ती तलाक भी ले लिया था, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा शादी की थी। माँ ने मुझे इस बात की वजह भी नहीं बताई। वो मुझसे अपने दुख तक नहीं बांटती थी, पर मेरी तो माँ थी। मैं फिर भी उनसे बहुत अधिक प्यार करता था। एक चाची का रवैया भी सबके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा था, लेकिन वो तो सबके साथ ही ऐसी थी और हम जानते थे कि वो है ही ऐसी। लेकिन मेरी माँ मेरे चाचा के बच्चों के साथ तो अच्छे से पेश आती थी। पर मैं उनका अपना बेटा था, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करती थी। मैं उनके प्यार के लिए तरसता रहता था। उसके अलावा हर रात मेरी माँ मुझे एक जहर जैसा कड़वा शरबत पिलाती थी। ये काम वो मेरे बचपन से ही करती आ रही थी लगातार। उन्होंने एक दिन भी नागा नहीं किया। पहले मैं छोटा था, उनकी बात मान लेता था, पर अब मुझे उनका यह रवैया बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि आखिर वो मुझको ये शरबत क्यों पिलाती थी। बस एक यही काम था जो मेरे लिए वो करती थी। वो रात को मेरे कमरे में मेरे लिए वो शरबत लेकर आया करते थे और उस वक्त तक मेरे पास ही बैठी रहती जब तक मैं उस शरबत को नहीं पी लेता। एक दिन वो शरबत पीने से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। रात को मेरे पेट में बहुत अधिक दर्द हुआ। सारा घर बहुत परेशान हो गया और मुझे रात को ही डॉक्टर के पास ले जाया गया।
डॉक्टर ने कहा कि आप जो भी पी रहे हैं उसे अब ना पिएं। फिर अगली रात मैंने अपनी माँ को वो शरबत पीने से मना कर दिया। अपनी सेहत के बारे में भी बताया, पर वो नहीं मानी, जैसे उनको मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। क्या वो नहीं जानती थी कि मैं रात ही हॉस्पिटल से वापस आया हूं? यहां तक कि मैंने अपनी मां को साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे इस तरह की कोई भी चीज नहीं पीनी है, पर उनको मेरी जरा भी फिक्र नहीं थी। सिर्फ इतनी फिक्र थी कि बस मैं किसी तरह वो जहर जैसा शरबत पी लूं। आज पहली बार मैंने ये शरबत पीने से मना कर दिया था। मैं अपने इरादे का पक्का था। वो समझ गई थी कि शायद आज मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। मैंने वो शरबत नहीं पिया। वो मेरी मिन्नतें करती रही। वो बहुत परेशान लग रही थी। अचानक उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने इतना कहा कि अगर मैंने वो शरबत नहीं पिया तो गजब हो जाएगा। तुम प्लीज ये शरबत पी लो। अगर तुमने ये शरबत नहीं पिया तो कयामत आ जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बस तुम मेरी बात मान लो। पर मैं नहीं माना। वो रोते हुए मेरे कमरे से चली गई। आज मुझे उनके रोने की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि इनको अपनी जिद आज तो बदलनी ही होगी। फिर मैं सुकून से सो गया और सुबह एक बुरी खबर के साथ मेरी आंख खुली। वो बुरी खबर सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो बुरी खबर ये थी कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो रात को ठीक ठाक सोई और सुबह पता चला कि रात को ही उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत की वजह समझ में नहीं आई। ना तो उनको कोई बीमारी थी और ना ही उनके साथ कोई हादसा हुआ था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत थे, पर सवालों से ज्यादा गम था। मेरी माँ ने कहा था कि शरबत पी ले, नहीं तो कुछ हो जाएगा। क्या मेरी माँ का इशारा इस तरफ था? और शरबत पीने से मेरी माँ की जिंदगी पर क्या असर हो सकता था? यह बात मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। क्या मैं अपनी माँ की मौत की वजह बना था? अगर मैं वो पी लेता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। सवाल और सदमा मिलकर मेरी जान ले रहे थे। मैं एक दिमागी मरीज की तरह बन गया था। मैं बहुत रोया। मेरे लिए सदमा बहुत बड़ा था। घर में शोक का माहौल था। पापा भी सदमे में थे। कुछ दिन बाद मैं अपने दोस्त के घर चला गया। वो भी मुझे तसल्ली दे रहा था और वहां से आने में मैं लेट हो गया। यह पहली बार था कि मैं अपनी माँ की मौत के बाद घर से बाहर निकला था। आसमान पर चांद था। उसकी चांदनी सितारों की टिमटिमाती रोशनी ने माहौल को खुशगवार बनाया हुआ था। रात के सन्नाटे में अकेली यात्रा का ये मेरा पहला चांस था। जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी मैंने वो शरबत नहीं पिया था। तब से ही मेरे सिर में बहुत दर्द रहने लगा। एक ऐसा दर्द जिसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैं एक डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि शायद टेंशन और सदमे की वजह से आपके सिर में दर्द है। और मैं जानता था कि असल वजह क्या है। ये दर्द तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था। घर के हालात भी कुछ अजीब हो गए थे। मेरी एक कजन सीढ़ियों से गिर गई और उसका सिर फट गया। वो बिस्तर पर पड़ी थी। दूसरी कजन भी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई। मेरी एक चाची किचन में काम कर रही थी और उनके पैरों पर गर्म दूध गिर गया। और इधर मेरे चाचा ने सिर्फ मुझे बताया कि कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब कारोबार में बहुत ही मुश्किल आ रही है। और मेरे पापा तो तब से ही बीमार थे जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी। वो तो बिस्तर से ही लगे पड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरे सिर का दर्द भी नहीं जा रहा था। मैं दवाइयाँ खा खा कर पागल सा हो चुका था। चाचा ने कारोबार में नुकसान की बात मेरे पापा को नहीं बताई और मुझे भी कहा कि यह बात घर में ना बताना, नहीं तो
सब और भी अधिक परेशान हो जाएंगे। सब कह रहे थे कि जब से मेरी माँ गई हैं तो घर के हालात भी खराब हो गए हैं। पर मुझे लग रहा था कि बात सिर्फ यही नहीं है, बात कोई और भी है। फिर मुझे मेरी माँ की बात याद आई कि अगर मैंने उस शरबत को पीना छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अपनी माँ के कमरे में गया, तलाश कर रहा था कि वो शरबत कैसे बनाती थी। उनकी एक डायरी मिली जिसमें एक पेज पर कुछ लिखा हुआ था। उसको देखकर मैं हैरान रह गया। उस पर शायद किसी का पता लिखा था, जिसके नीचे लिखा था, मुसीबत में इनसे मिलिए। मैंने अगले ही दिन वहां जाने के लिए सोचा और जब मैं वहां पहुंचा तो देखकर हैरान हो गया। वो किसी बाबा का घर था। मैं हैरान हुआ, हमारे खानदान में कोई भी ऐसी बातों को नहीं मानता था। मैं अंदर गया और अपने नंबर का इंतजार करने लगा। मैंने वहां बैठे कुछ लोगों से उस बाबा के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। मैंने कहा, आपके ये बाबा आपसे कितने पैसे लेते हैं? कम से कम 1,000 तो लेते ही होंगे। तो वो कहने लगे कि 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। मैंने कहा, अच्छा, जो अपनी मर्जी से दे जाए क्या ये वो रख लेते हैं? उसने कहा कि नहीं, यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। अगर फिर भी कोई जिद करे कि वो कुछ देना चाहता है तो बाबा उसे कहते हैं कि वो गरीबों में कोई चीज बांट दे, उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बाबा किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया, लेकिन फिर भी मेरा ऐसी चीजों पर कोई भरोसा नहीं था। जब मैं बाबा के कमरे में दाखिल हुआ तो वो मुझे देखकर चौंक से गए। उनके चौंकने का तरीका ऐसा था कि मैं भी हैरान हो गया कि आखिर ये क्या सोचकर इस तरह से हैरान हो रहे हैं। और फिर उन्होंने एक बहुत ही अजीब हरकत की। उन्होंने वहां बैठे ही सब लोगों को बाहर भेज दिया। फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं हैरान हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर गए होंगे। आखिर उनकी इस बात का क्या मीनिंग था? मैं तो उनको पहली बार देख रहा था और मुझे क्यों मर जाना चाहिए था? मैं उनके सामने बैठा था और उनसे पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं तो जिंदगी में आपको पहली बार देख रहा हूं। फिर आपने मुझे देखते ही ऐसी बात क्यों की? आपने उन सब को बाहर क्यों भेज दिया? आखिर क्या बात है, मुझे बताइए। मैंने उनको सब कुछ बताया कि मेरी माँ दुनिया से चली गई है और मेरे घर में पता नहीं क्या हो रहा है। सब कुछ तबाह होता जा रहा है, कारोबार भी तबाह होता जा रहा है और घर के लोग भी बीमार हैं। मेरे सिर में भी हर वक्त दर्द रहता है। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। तुम अपने खानदान में एक अकेले लड़के हो, यानी सारी जायदाद का वारिस। इसलिए तुम्हारे दादा ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। तुम्हारे बाकी चाचा को ये बात सही नहीं लगी। उन सबकी बीवियों ने मिलकर तुम पर बहुत बड़ा काला जादू करवाया था। वो जादू बहुत ही भयानक था। हम भी हैरान थे कि कोई इस कदर पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि किसी पर ऐसा जादू करवा सकता है। इस जादू की वजह से तुम बस 2-3 महीने ही जी पाते। पर तुम्हारी माँ, जो कि एक अच्छे दिल वाली औरत थी, उसको सब कुछ पता चल चुका था। उसने तुम्हारे पापा को बताया तो उनमें झगड़ा हो गया। तुम्हारे पापा ने गुस्से में आकर तुम्हारी माँ को तलाक भी दे दिया था। फिर तुम्हारे पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुम्हारी माँ से दोबारा शादी कर ली। एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा को लेकर मेरे पास आई। मैंने उनको सब कुछ बताया, लेकिन उन्हें फिर भी विश्वास नहीं हुआ। और फिर तुम्हारी माँ ने मुझसे कोई हल पूछा। तब से मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। मुझे तुम्हारी माँ की बात का यकीन था। मैंने उससे जादू का तोड़ तो किया, पर वो जादू बहुत अधिक ताकतवर था। ये जादू सिर्फ तुम पर जब तक ही असर कर सकता था जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते। लेकिन तब तक
तुम्हें वह रोज मंत्र वाली जड़ी बूटी वाला शरबत पीना था। यह जड़ी बूटी वो मुझसे ही ले जाती थी और तुमने वो नहीं पिया। सबसे पहले उस जादू का असर तुम्हारी माँ पर हुआ, क्योंकि वही थी जिसकी वजह से जादू रुका हुआ था, और फिर तुम पर भी उसका असर धीरे धीरे होने लगा है। मैंने हैरान होकर पूछा कि अगर ये जादू मुझ पर मेरी चाची ने करवाया है तो फिर उन पर भी मुसीबतें क्यों आ रही हैं? तो बाबा ने बताया, क्योंकि अब ये जादू खत्म होने वाला है, इसलिए उन लोगों पर भी इसका असर हो रहा है। अभी तुम्हारे 18 साल होने में 1 महीना और बाकी है, फिर उस जादू का असर खत्म हो जाएगा। तुम्हारी माँ तो अब वापस नहीं आ सकती, पर शायद तुम्हारी जान बच जाएगी। वो इसलिए तुम पर सख्ती करती थी ताकि तुम उससे डर कर रहो और उसकी बात मानो, वरना वो तुम्हें रोज ऐसा कड़वा शरबत पीने पर मजबूर क्यों करती? फिर जब मैं वहां से वापस आया तो मैं बहुत अधिक दुखी था। मैंने अपनी जिद में आकर अपनी माँ को खो दिया। एक बार भी नहीं सोच सका कि माँ तो माँ होती है, उसकी मोहब्बत कभी कम हो ही नहीं सकती। मैंने अपने पापा को ये सब बताया, लेकिन मेरे पापा अभी भी यह बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका खानदान ऐसा कर सकता है। उनका कहना था कि तुम्हें इतना प्यार मैंने नहीं दिया जितना प्यार मेरे भाइयों और उनकी पत्नियों ने किया है, और मेरा उनके लिए बस यही जवाब था कि उनके प्यार के पीछे असल में उनका एक मकसद छिपा हुआ था। आपने मेरी माँ की बात न मानी, यहाँ तक कि उनको एक बार तलाक भी दे डाला। फिर अपने खानदान वालों के लिए आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात, कि मेरी माँ सच कह रही थी। मैंने भी उन सारी चीज़ों को महसूस किया। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मेरे पापा ने मेरी कोई बात नहीं मानी। मैंने अपनी माँ की वो डायरी अपने पास रख ली, और उसमें भी ये भी लिखा था कि तुम्हारे पापा ये बात भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अभी भी इस जादू के असर में हैं। इसलिए मैंने अपने पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब मैं उस बाबा से ढेर सारी जड़ी बूटी ले आया और घर में बैठकर अपने लिए खुद ही शरबत बनाने लगा। फिर मैं ये भी सोचने लगा कि शरबत को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। उसे ये काम छुपकर भी करना पड़ता था। मेरी माँ ने मेरी जान बचाने की खातिर क्या कुछ नहीं किया, और मैंने जाते जाते भी उनसे बदतमीजी कर दी। ये सिकवा मुझे खुद से सारी जिंदगी रहेगा। मैंने 1 महीने तक वो शरबत पिया, और 18 साल का होने के बाद मैं शहर चला गया। जाने से पहले मैंने अपने सब घर वालों को कहा कि मैं आपके झूठे प्यार को सच्चा प्यार समझता रहा। आप सबने जो मेरे साथ किया, आपका मकसद अब नाकाम हो गया। सिर्फ मेरी माँ की वजह से मेरी माँ वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने वो घर छोड़ दिया और शहर में ही रहने लगा। बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, अपना घर बनाया, और फिर एक होटल बनाया जिसको अपनी माँ का नाम दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख था कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं आए। फिर एक दिन मैंने उनको अपने घर के बाहर खड़े देखा। मुझे बहुत खुशी हुई। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे कि तुम सच कहते थे बेटा, और तुम्हारी माँ भी सच कहती थी। मैं ही बदनसीब था। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे पापा ने ये भी बताया कि मेरे जाने के बाद उस घर में बहुत मुसीबत आई। शायद उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल रही थी। मैंने और मेरे पापा ने अपने खानदानी हिस्से और दौलत के बारे में भी कोई बात नहीं की। मेरे पापा को भी अब दौलत से कोई मतलब नहीं था, और मुझे भी नहीं चाहिए थी ऐसी दौलत। मेरी खानदानी दौलत जिसने मेरे अपनों को ही मेरा दुश्मन बना दिया। मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता था। मुझे क्या पता था कि मेरे घर वालों के प्यार के पीछे इतनी नफरत भरी पड़ी है। मुझे गर्व है अपनी माँ पर, जिसने सारी जिंदगी इस राज को
अपने दिल में दबा कर रखा, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी जान बचा सके, और ऐसे ही वो इस दुनिया से चली गई। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी माँ के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करना कि वो ईश्वर मेरी माँ की आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त कहानी या फिर टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना।